ब्रिटेन की अगर कोई भी कंपनी ब्रिटेन से बाहर अगर व्यापार करने के लिए जाती थी तो इसके लिए उसे अपनी क्वीन से परमिशन लेटर लेना होता था। और ये परमिशन लेटर ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस कानून के द्वारा, जिस एक्ट के द्वारा, जिस लॉ के द्वारा दिया जाता था उसे चार्टर एक्ट कहा जाता था। इसी चार्टर एक्ट के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की, बिजनेस करने की अनुमति मिली थी, परमिशन मिला था। और ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में 1600 में सबसे पहले भारत में व्यापार करने के लिए आई थी। लेकिन इस चार्टर एक्ट के द्वारा जो परमिशन मिलती थी हमेशा के लिए नहीं मिलती थी, एक कुछ समय के लिए मिलती थी और बाद में इसको फिर से रिन्यू किया जा सकता था। तो इस तरह से अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें तो उसने 1793 में इस चार्टर जो एक परमिशन मिला था इसको फिर से रिन्यू करवाया 20 इयर्स के लिए। फिर 1813 में इसको फिर से रिन्यू करवाया गया। 1833 में 1833 में फिर से रिन्यू हुआ और 1853 1853 फिर से रिन्यू हुआ। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चार्टर 1813 की, कि जब 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस चार्टर को, इस परमिशन को फिर से रिन्यू किया गया तो कुछ शर्तें भी रखी गई कंपनी के लिए। उन शर्तों के साथ इसको रिन्यू किया गया और शर्तें क्या थी? शर्तें ये थी कि अभी तक तो कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, बिजनेस कर रही थी, लेकिन अब से जो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा तो उसका कुछ अमाउंट कंपनी यहाँ के लोगों को एजुकेट करने के लिए भी लगाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम 1813 के इसी चार्टर की बात करेंगे कि इसकी ऐसी क्या इंपॉर्टेंस है, ऐसी क्या खासियत है कि आज भी हम बीएड में, डीएलएड में, एमएड में इसको पढ़ रहे हैं और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं चार्टर 1813 के बारे में कि चार्टर 1813 है क्या, इसका ऐसा क्या ऐतिहासिक महत्व है, हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है कि आज भी हम बीएड में, डीएलएड में, एमएड में इसके बारे में पढ़ रहे हैं और इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं चार्टर की, जिसको हिंदी में आज्ञा पत्र या अधिकार पत्र भी कहा जाता है। चार्टर मीन्स ऑथराइजेशन लेटर, कि चार्टर का अर्थ होता है आज्ञा पत्र या अधिकार पत्र। तो ऑथराइजेशन लेटर एक किस तरह का लेटर है, कौन देता था, किसको देता था और किस पर्पस से देता था, इसको भी हम समझ लेते हैं। इफ एनी ब्रिटिश कंपनी वेंट टू डू बिजनेस आउटसाइड ब्रिटेन, कि अगर कोई भी ब्रिटिश कंपनी ब्रिटेन के बाहर व्यापार करने के लिए जाती थी तो उसे ब्रिटेन की क्वीन की तरफ से एक परमिशन लेटर लेना होता था, एक आज्ञा पत्र लेना होता था और इसी लेटर को, इसी आज्ञा पत्र को चार्टर कहा जाता था। मतलब समझ में आ गया ना कि अगर ब्रिटेन की कोई भी कंपनी ब्रिटेन से बाहर व्यापार करने के लिए जाना चाहती थी तो इसके लिए उसे एक परमिशन लेटर लेना पड़ता था ब्रिटेन की क्वीन से। इसी लेटर को चार्टर या आज्ञा पत्र कहा जाता था। The act by which this charter was given in the British Parliament was called the Charter Act, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस अधिनियम के द्वारा, जिस कानून के द्वारा ये चार्टर दिया जाता था, इसको पास किया जाता था, तो उसे चार्टर अधिनियम कहा जाता था, चार्टर एक्ट कहा जाता था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी एक्ट के द्वारा, इसी चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में व्यापार करने की अनुमति या परमिशन मिली थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए कहते थे क्योंकि अगर आप ब्रिटेन का मैप देखेंगे तो भारत जो है वो ब्रिटेन से ईस्ट में पड़ता है, तो ये कंपनी ईस्ट साइड में व्यापार करने के लिए आ रही थी, व्यापार करना चाहती थी भारत में, तो इसलिए इस कंपनी को नाम दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी। और इस एक्ट का मतलब ये भी था कि अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट में चार्टर एक्ट के थ्रू ये जो परमिशन है ये ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली है भारत में व्यापार करने की, तो मतलब था कि ब्रिटेन की और कोई दूसरी कंपनी भारत में व्यापार नहीं कर सकती, क्योंकि ये अधिकार किसको दे दिया गया है? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो एक तरीके से भारत में व्यापार करने की अनुमति जो ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई है तो वो मोनोपोली के साथ दी गई है, एक तरह का एकाधिकार दे दिया गया है कि भारत में सिर्फ ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार करेगी और कोई दूसरी कंपनी नहीं करेगी।
In 1600, the East India Company received its first charter from the Queen of Britain, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सन 1600 में ब्रिटेन की महारानी की तरफ से पहला चार्टर दिया गया और ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में भारत आई व्यापार करने के लिए। The first charter of the company was to expire in 1794, कि कंपनी का जो पहला चार्टर है 1794 में खत्म होने वाला था, समाप्त होने वाला था। जिस तरह से आप एटीएम कार्ड लेते हैं तो उसकी भी एक्सपायर डेट होती है ना, कि इस डेट इस ईयर में खत्म हो जाएगा, तो इसी तरीके से जो इनको परमिशन मिला था ये 1794 में खत्म होने वाला था। फिर क्या हुआ, जैसे हम अपना एटीएम कार्ड रिन्यू करवा लेते हैं, तो 1793 में जो उनको ये परमिशन मिली थी इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया। कब के लिए, अगले 20 सालों के लिए इसको फिर से रिन्यू कर दिया गया। मतलब 1793 में रिन्यू किया गया तो कब तक वैलिडिटी होगी, 1813 तक, 1813 तक। After 1793, it became a practice to pass a new charter law every 20 years, कि 1793 के बाद हर 20 वर्ष के बाद एक नया चार्टर कानून पास करने की, रिन्यू करने की एक प्रथा सी बन गई। ठीक है, तो इसी तरीके से देखें तो 1793 के बाद 1813 में चार्टर आया। ठीक है, फिर 1833, फिर 1853, तो इस तरह से हर 20 साल के बाद ये जो चार्टर था, ये परमिशन जो लेटर था रिन्यू होता था और कंपनी को फिर से परमिशन मिल जाती थी। और ये सिलसिला कब खत्म हुआ, ये सिलसिला जो खत्म हुआ ये 1858 में हुआ, जब 1857 का जो हम कहते हैं क्रांति हुई थी, रिवोल्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। ठीक है, तो जो ये सिलसिला था चार्टर का, ये 1858 में जाके खत्म हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्टर एक्ट 1813 के बारे में, और इसके बारे में भी हम जान लेते हैं कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका क्या महत्व है और इसमें ऐसी कौन सी बातें की गई। The Charter Act of 1813 holds an important place in relation to Indian education, कि भारतीय शिक्षा के संबंध में अगर हम 1813 का चार्टर की बात करें तो महत्वपूर्ण स्थान रखता है, तभी तो आज हम इसको पढ़ रहे हैं। According to this act, the responsibility of Indian education fall on the East India Company, कि इस एक्ट के अनुसार भारतीय शिक्षा का उत्तरदायित्व ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आ गया। कि ब्रिटिश जो पार्लियामेंट था वहां पे कहा गया कि आप भारत से इनकम जनरेट कर रहे हो, आप वहां पे कमा रहे हो, तो आप उसका कुछ हिस्सा वहां की एजुकेशन पे भी खर्च करो। तो चार्टर एक्ट जो 1813 था इसमें बात की गई, तो इससे क्या हुआ कि भारत में एजुकेशन की जो जिम्मेदारी थी, ठीक है, यहाँ के लोगों को एजुकेट करने की जिम्मेदारी थी, वो धीरे धीरे किसके ऊपर आ गई, कंपनी के ऊपर आ गई। तो इस एक्ट की जो मुख्य बातें थी, जो मेन फीचर्स हैं, हम उसके बारे में देखते हैं, जानते हैं। ठीक है, तो पहली बात, द मिशनरीज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज विल बी अलाउड टू कम टू इंडिया एंड स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड एजुकेशन देयर। यूरोपीय जो देश थे उनकी मिशनरियों को भारत आने और वहां पे ईसाई धर्म एवं शिक्षा के प्रचार प्रसार करने की छूट होगी। तो जब 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया तो कुछ शर्तों के साथ ये एक्ट पास किया गया और इस शर्त को ईस्ट इंडिया कंपनी को मानना था। तो इस शर्त कौन कौन सी थी, पहली थी कि जो यूरोपियन मिशनरी हैं उनको भारत में आने और वहां पे ईसाई धर्म और शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की पूरी छूट होगी, और ये छूट कौन देगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसके साथ के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी इन मिशनरीज में जो लोग आएंगे, जो ग्रुप आएगा, उसके रहने खाने पीने की, शिक्षा की, विद्यालय शिक्षा की सारी व्यवस्था जो कौन करेगी, वो कंपनी करेगी। द कंपनी विल टेक केयर ऑफ दिस मिशनरीज, arrange for their living and eating and drinking and will also arrange for the school, की कंपनी इन मिशनरियों की देखभाल करेगी, इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था करेगी और विद्यालय की भी व्यवस्था करेगी। The company was ordered to spend 1 lakh rupees on the education of the Indian people, कि कंपनी को यह भी आदेश दिया कि वो हर साल जो भी प्रॉफिट होता है उनमें से 1 लाख रुपए निकालकर यहाँ की शिक्षा पर खर्च करेगी। In this act, it was said that the company will spend 1 lakhs under section 13, section कौन सा था, 13, for the promotion of education in India, preservation of literature, upliftment of knowledge and encouragement of scholars,
कि इस आज्ञा पत्र में कहा गया कि भारत में शिक्षा के प्रचार प्रसार, साहित्य के संरक्षण, ज्ञान विज्ञान के उत्थान और विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए एक्ट जो था, ठीक है, कौन सा था, सेक्शन 43 के तहत कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी। ठीक है, अब इतनी सारी बातें की गई कि हाँ कंपनी जो है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपीज जो है अपने प्रॉफिट का भारतीय एजुकेशन पे खत्म करेगी। तो फिर आगे चलकर इस बारे में कुछ, अगर हम 1813 का जो चार्टर की बात करें तो कुछ डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, कुछ कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। इस कंट्रोवर्सी को भी हम जान लेते हैं। ठीक है, तो अगर बात की गई कि कंपनी 1 लाख रुपए खर्च करेगी, ठीक है, इन दिस एक्ट इट वाज नॉट क्लियर हाउ टू स्पेंड 1 लाख मनी फॉर द प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, कि इस एक्ट में ये नहीं कहा गया कि चलो 1 लाख रुपए तो एजुकेशन पे खर्च करेगी, लेकिन किस तरह से खर्च करेगी। ठीक है, इस बारे में कोई क्लियर या स्पष्ट कोई निर्देश नहीं दिए गए। There was no clarity in this charter act whether the literature mentioned in the order was related to Indian literature और यूरोपियन लिटरेचर। इसमें एक और कंट्रोवर्सी हो गई कि इस चार्टर में कहा गया है 1813 में कि 1 लाख रुपए जो है वो किस पर खर्च करेगी, और लिटरेचर पे खर्च करेगी, लेकिन लिटरेचर कौन सा होगा, इंडियन लिटरेचर होगा या यूरोपियन लिटरेचर होगा, इस बारे में भी कोई स्पष्ट उसमें चीजें नहीं लिखी हुई थी। तो फिर क्या हुआ, some scholars were linking the meaning of literature to western literature and some scholars were linking it to Indian literature। तो कुछ जो विद्वान थे वो ये कह रहे थे कि नहीं लिटरेचर का मतलब इंडियन लिटरेचर से है, तो कुछ कह रहे थे कि नहीं इस लिटरेचर का मतलब जो है यूरोपियन लिटरेचर से है। तो इस तरह से दिस टाइप ऑफ डिस्प्यूट स्टार्टेड हैपनिंग इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एज वेल एज इंडिया, कि इस तरह से इस प्रकार का डिस्प्यूट था, कंट्रोवर्सी थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट में होने लगी, और फिर धीरे धीरे भारत में भी, इंडिया में भी ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई। एज अ रिजल्ट टू फैक्शन वर फॉर्म इन इंडिया एज वेल एज, ठीक है, वन ओरिएंटलिस्ट एंड अदर एंग्लिसिस्ट। कि इस तरह से अगर हम देखें तो जो दो तरह के भारत में दो ग्रुप बन गए, एक कौन था, ओरिएंटलिस्ट थे और दूसरे थे एंग्लिसिस्ट। ठीक है, एक प्राच्यवादी था और दूसरा पाश्चात्यवादी। मतलब एक ग्रुप था जो ये चाहता था कि जो लिटरेचर का मतलब है वो इंडियन लिटरेचर से है, तो 1 लाख रुपए इंडियन लिटरेचर पे खर्च किए जाए। ठीक है, तो दूसरा ग्रुप था उसका मानना था कि जो लिटरेचर का मतलब है वो यूरोपियन लिटरेचर से है, तो जो ये पैसा एजुकेशन पे खर्च किया जा रहा है यूरोपियन एजुकेशन पे खर्च किया जाए। ठीक है, कि इंडियंस को जो वेस्टर्न लिटरेचर था, यूरोपियन लिटरेचर था, उसकी नॉलेज दी जाए। तो इस तरह से दो ग्रुप बन गए, एक इंडियन लिटरेचर को फेवर कर रहा था तो दूसरा यूरोपियन लिटरेचर को। ठीक है, तो द टोन ऑफ प्रोटेस्ट वाज द सेम इन बोथ द वोट्स, बोथ फैक्शन वर इंटरप्रेटिंग द चार्टर एक्ट 1813 इन देयर ऑन वे, कि दोनों ही जो मत थे, दोनों ही ग्रुप थे, अपने अपने तरीके से जो 1813 का जो चार्टर था उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, उसकी व्याख्या कर रहे थे। तो इस तरह से due to opacity in the Charter Act 1813, the Oriental and Western two factions were formed and the Oriental Anglicist controversy began। तो इस तरह हम देखते हैं कि 1813 का जो एक चार्टर था इसमें अस्पष्टता के कारण, ठीक है, प्राच्य और पाश्चात्य दो गुट बन गए, और इससे क्या हुआ, एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटल जो कंट्रोवर्सी है, प्राच्य और पाश्चात्य विवाद है, इसका जन्म हुआ। तो मैंने अब इससे पहले की वीडियो में मैंने जो ओरिएंटल और एंग्लिसिस्ट जो कंट्रोवर्सी है उसके बारे में मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से 1813 में जब ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई, ठीक है, 1813 के जो चार्टर था इसमें 1 लाख रुपीज किस तरह से खर्च होंगे, कहाँ पे खर्च होंगे, इंडियन लिटरेचर पे होंगे या यूरोपियन लिटरेचर पे होंगे। जब इस चीज की कोई क्लैरिटी नहीं थी तो ओरिएंटल इंग्लिश जो एक कंट्रोवर्सी थी, ठीक है, ये स्टार्ट हो गई। तो किस तरह से 1835 में जाके मैकाले का जो मिनट था, घोषणा पत्र था, उसके द्वारा एक जो कंट्रोवर्सी है एक कहीं ना कहीं खत्म हुई। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे मैकाले मिनट्स के बारे में कि मैकाले का घोषणा पत्र क्या था, हम उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।